कहानी की बात करते हैं हम लोग। इस लेक्चर में बात करेंगे हम लोग कि जो सोलर फैमिली है उसके अंदर जो हेड ऑफ द फैमिली है दादाजी सन, उनके बारे में। सन जो है सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीचों बीच में है। बीचों बीच में होने का इसका ये मतलब है, आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखो, जैसे अगर मैं आपसे एक लॉजिक पूछूं, ऐसा क्यों नहीं होता, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात करी थी, ये सारे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, ऐसा क्यों नहीं होता कि जुपिटर कभी अपने इस वाले ट्रैक को छोड़कर इस वाले ट्रैक पर आ जाए, सैटर्न वाले ट्रैक पर, और सैटर्न अपने ट्रैक को छोड़कर यूरेनस के ट्रैक पे चला जाए, यानी कि जिसको ट्रैक को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ऐसा क्यों नहीं होता कि प्लैनेट्स अपने ट्रैक चेंज कर लें? बिकॉज दिन में जितना मर्जी मंडरा लो, जितना मर्जी एक जगह से दूसरी जगह हांड लो, रात को घर वालों को डर तो होता ही है ना। क्यों भाई, कहाँ घूम रहे हो, अभी तक पहुँचे नहीं घर, बताओ मैं तुम्हें, ज़्यादा आवारागर्दी आ रही है। यहाँ पर ये वाला हुक्म कौन देगा सोलर सिस्टम के अंदर सबको? कौन देता है? सन। सन ना अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इन सबको बांधे रखता है अपनी जगह पर, कि तुम्हें अपना कमरा मिल रखा है, तुम्हें अपने सारे रिसोर्सेज मिल रखे हैं, उस फ्लोर पे जाकर दखल अंदाजी मत करो, प्रॉपर्टी का हिस्सा तुम्हारा अपना है, उनका अपना है। ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को संभालने का काम सर ने बेहतरीन तरीके से बाखूबी निभा रखा है, इसलिए बच्चे अपने ऑर्बिटल पाथ पे घूमते रहते हैं। सन ने उनको ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर क्या, फैमिली की स्ट्रिक्टनेस, उससे बांध रखा है, और बच्चों ने अपनी खुद की स्ट्रिक्टनेस से अपने आप को बांध रखा है। यानी कि अगर तुम्हें कल को रीज़न आ जाए कि सारे प्लेनेट अपने सेम ऑर्बिट पे इतने सारे साल हो गए, करोड़ों साल हो गए, क्यों वो सेम ट्रैक पे घूमे जा रहे हैं? क्यों प्लेनेट छोड़कर नहीं भाग जाता सोलर सिस्टम को? क्यों एकदम से इनका साइज ऊपर नीचे नहीं हो जाता? क्यों एक ही ऑर्बिट पे दो प्लेनेट नहीं घूमने लग जाते? चल यार तू, मैं तेरे पीछे पीछे आता रहूँगा, मैं तेरे से टकराऊंगा नहीं, लेकिन मुझे अपना पाथ दे दे। सारी चीज़ों का एक रीज़न है, हर चीज़ सोलर सिस्टम में अपनी जगह इसलिए इंटैक्ट है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एकमात्र रीज़न है, किसी भी प्रीलिम्स के अंदर इसका आ सकता है क्वेश्चन। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? सन जो है वो सेंटर में है सोलर सिस्टम के, और उसका सेंटर पे होना मतलब क्या, मैं सब पे निगरानी रख रहा हूँ, चाहे तुम हो, चाहे तुम हो, चाहे तुम हो, चाहे तुम हो, सबको बांध कर रखता है थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा ये एक बहुत बड़ा सेलेस्टियल बॉडी है जो कि एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बन रखा है। सन के अंदर वैसे तो जितनी गैसेस होती हैं उसकी लिस्टिंग हमें पता होनी चाहिए, लेकिन मेजर जो गैसेस हैं, गर्मी वाली गैसेस, वो हैं एक हाइड्रोजन और दूसरी हीलियम। ठीक है, ये जो सन है ये एक पुलिंग फोर्स देता है पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को, जिसको मैंने अभी आपको ऊपर लाइफ प्रूफ कर दिया। ठीक है, कि सबको बांध के रखता है सन। पुलिंग फोर्स मतलब कोई छोड़कर नहीं जाएगा, रात को घर पे टाइम से आ जाना वरना लट खाओगे, ये सन बोलता है। सन अल्टीमेट सोर्स है हीट का और लाइट का पूरे सोलर सिस्टम के लिए, लेकिन इसकी जितनी हीट है ना, जितनी तपिश है, वो हमें फील नहीं होती, क्योंकि वैसे कहने को तो हमारा नियरेस्ट स्टार है, जो रात को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार देखते हैं, उनसे तो काफ़ी बहुत ज़्यादा पास है, अगर उनका डिस्टेंस कंपेयर करें, बहुत बहुत ज़्यादा पास है उनसे, लेकिन फिर भी अर्थ से नियरेस्ट स्टार होने के बावजूद भी डिस्टेंस अच्छा खासा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में दूर है हमसे। दिखता है हमें इतना नियर अपने, लेकिन डिस्टेंस अगर देखें इसका, तो बीइंग अ नियरेस्ट स्टार ऑल्सो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमसे, और 1 मिलियन होता है 10 लाख। तो आप कैलकुलेट कर लेना। फिर बात करते हैं, दादाजी की बात कर ली, बच्चों की बात करते हैं। लेकिन बच्चों की बात करने से पहले एक छोटी सी फैक्ट देख लेते हैं। जो ये सोलर वर्ड है ना, सोल का मतलब रोमन माइथोलॉजी के अंदर होता है सन गॉड, तो सोलर का मतलब होता है एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू सन। जो फैमिली है सन की, उस इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सोलर सिस्टम,
या सोलर फैमिली। अब बात करते हैं बच्चों की प्लैनेट्स की। सोलर सिस्टम के अंदर हमें 8 प्लैनेट देखने को मिलते हैं। अगर हम ऑर्डर इनका याद करें तो आप इसको इस वे में याद कर सकते हो। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, उन्होंने हमें नट्स दिए। मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ठीक है, ये सारे के सारे जो 8 प्लैनेट्स हैं ये अपने फिक्स पाथ में मूव करते हैं। देखो मैंने अभी ये वाली चीज़ भी आपको ऊपर बता दी। ये जो फिक्स पाथ मतलब, और ये क्यों मूव करते हैं फिक्स पाथ में अंकिता, क्या रीज़न है फिक्स पाथ में क्यों मूव? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अच्छा अब एक फैक्ट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझ जाना। ये जो पाथ है ये इलोंगेटेड है, ये पाथ जो है ये इलोंगेटेड है। दो चीज़ें होती हैं, काफ़ी लोग समझते नहीं इस चीज़ को। आप कभी भी ऐसे मत बना कर आना डायग्राम सोलर सिस्टम का, हमेशा अंडे के आकार में या तो ऐसे या तो ऐसे। ऑब्वियसली बात है, मतलब अगर इसको टिल्ट करोगे तो ऐसे ही तो बनेगा। ये दोनों डायग्राम ठीक हैं, लेकिन ये डायग्राम खराब है। क्यों? इन दोनों को ही लेकर चल लेते हैं। ये जो है ना, ये वाला, इसको आप बोलते हो सर्कुलर। सोलर सिस्टम में सन के साथ साथ जो प्लैनेट्स आसपास अपने ऑर्बिट में, या किसी भी प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है, स्पेशली अर्थ की ऑर्बिट की अगर हम लोग बात करें, या किसी भी प्लैनेट को वैसे आप ऑर्बिट मान ही लो, सबका ही मान लो, सर्कुलर नहीं होता, सबका ऑर्बिट इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड। और ये जो पाथ होती है ना अंडे जैसी, जैसे आपको ये दिख नहीं, ये सर्कुलर नहीं है। सर्कुलर होती तो ये ऐसे होती, ऐसे, लेकिन ये ऐसी तो नहीं है। इसको आप क्या बोलते हो? दिस पाथ इज इलोंगेटेड, इलोंगेटेड। इसलिए अर्थ पर आपने वैसे एक चीज सीखी होगी ना, वैसे एक डायग्राम आपने अक्सर यहां पर एक देखा होगा पक्का अपनी रिवीजन में या कभी भी। ये है बीच में सन, अर्थ की पोजीशन 4 बार अलग अलग जगह पर होती है। एक यहां पर, एक यहां पर, थोड़ी सी यहां पर, और एक थोड़ी सी यहां पर, मतलब इलोंगेटेड। इसको हम ऐसे भी करके मान लेते हैं, चलो इसको पास बना देते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारा प्रॉपर वे में अर्थ है, ऐसा करके मान लो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। आपने अक्सर एक टर्म सुनी होगी जिसको आगे वाले नेक्स्ट चैप्टर या थर्ड चैप्टर के अंदर वो चीज़ है, ये वाली जो 2 जगह होती है ना, ये वाली 2 जगह, यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पे सन मतलब आ जाता है आंसर, और ये जबकि थोड़ी सी दूर होती है, लंबी होती है ये वाली जगह। ये क्यों होता है? बिकॉज ये शेप कुछ इस प्रकार से बनती है, ऐसे ऐसे। और इसकी अगर मैं ये ना, आप देखो ऐसे ऐसे ऐसे, और बीच वाली अगर इसकी मैं लकीरें गायब कर दूँ ना, तो ये पाथ क्या बन गई? इलोंगेटेड, अंडे वाली प्रकार की। और इसलिए आपने देखा होगा अर्थ इन 2 पोजीशन पे साल में 2 घटनाएं ऐसे ही बनाता है जब ऑलमोस्ट दिन और नाइट का टाइम इक्वल होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स चारों जगह पर क्यों नहीं बन पाता कि यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी? बिकॉज ऑफ इलोंगेटेड पाथ। अर्थ की पाथ सर्कुलर नहीं है। तो आज आप इक्विनॉक्स का मतलब सीख गए। अर्थ पर 2 दिन ऐसे आते हैं, 2 घटनाएं ऐसी आती हैं जब ऑलमोस्ट दिन और रात का समय इक्वल होता है। जब अर्थ इस पोजीशन पे होता है, पोजीशन ए, और पोजीशन बी पे। लेकिन सब पे क्यों नहीं? सी और डी पे क्यों नहीं? बिकॉज ऑफ इलोंगेटेड पाथ। सर्कुलर होती तो सब में सेम रहता। पढ़ाऊंगा इसका रीजन। इलोंगेटेड का मतलब लेकिन सीख पाए, समझ पाए? हाँ, सब कुछ सेम होता। 30 पाथ आर इलोंगेटेड क्योंकि वो सन से फिर इक्वली सारी हीट रिसीव करते हैं ना। इक्विनॉक्स पोजीशन पे इक्वल हीट रिसीव हो जाती है, क्योंकि देखो यहाँ पर ऊपर देखना, ये रहा बीच में सन, यहाँ पर इक्वल, यहाँ इक्वल, लेकिन यहाँ दूर है थोड़ा सा एज कम्पेयर टू डिस्टेंस, यहाँ दूर, यहाँ दूर, ठीक है। दीज पाथ आर इलोंगेटेड। इनको हम लोग कहते हैं इलोंगेटेड पाथ को ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब जिस ट्रैक पे तुम्हें पिताजी ने बोला चलने के लिए, तुम सिर्फ उसी पे चलोगे। सबसे छोटी
पाथ या फिर ऑर्बिट किसकी, मरकुरी की। मरकुरी सन के सबसे ज़्यादा पास है, सबसे ज़्यादा करीब है डिस्टेंस में। उसको सिर्फ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब सबसे ज़्यादा पास है इसलिए उसको सबसे कम दिनों का समय लगता है, एक साल कंप्लीट करने में 88 डेज का समय लगता है उसे, टू कंप्लीट 1 राउंड अराउंड इट्स ऑर्बिट, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मरकुरी को अपना रेवोल्यूशन या फिर ऑर्बिट का एक चक्कर, कैसे भी करके बोलो, ऑर्बिटल पाथ का एक चक्कर, ऑर्बिटल पाथ का एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए 88 बोलते हैं आई थिंक इसे हिंदी में, इतने दिनों का समय लगता है। वीनस जो है उसको एक नाम दिया जाता है, उसको बोला जाता है ये अर्थ का ट्विन सिस्टर या फिर ट्विन ब्रदर प्लेनेट है, क्योंकि इसका ऑलमोस्ट जो साइज़ है और जो शेप है दे आर वेरी मच सिमिलर टू अर्थ। एक तुम्हें अच्छी चीज़ और बताता हूँ, जैसे सैटर्न के बारे में मैंने बताया था ना लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, एक बात और बताता हूँ, ये क्वेश्चन आ सकता है किसी भी वक्त मेंस में, पेंडिंग है ये भी बहुत सालों से, बहुत सारे एग्जामिनेशन के मेंस में। नियरेस्ट स्टार कौन सा है, नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है यहाँ पर, मरकुरी ना। मुझे एक बात बताओ, लॉजिक क्या कहता है, सूरज के जो सबसे ज़्यादा पास है वो सबसे गर्म होना चाहिए ना प्लेनेट, है ना। एक क्वेश्चन आता है पता है, डिस्पाइट मरकुरी बीइंग नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन द हॉटेस्ट प्लेनेट इज वीनस, वाई, एग्जामिन। ये बताऊंगा मैं इसका रीजन, मैं आपको बताऊंगा बाद में। जस्ट वेट फॉर तमिलनाडु एनसीईआरटी। सिर्फ तुम लोग इसका रीज़न बहुत अच्छे से जान पाओगे, बाकी लोग नहीं जान पाते। अभी तक अगस्त 2006 तक प्लूटो को भी एक प्लेनेट माना जाता था, लेकिन एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की और ये डिसीजन लिया गया कि प्लूटो दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ की तरह लाइक सीरीज़ 2003 UB313, अच्छा ये सीरीज़ का वैसे पूरा नाम है, कल मैंने गलती कर दी थी जब मैं डॉर्फ प्लेनेट सिखा रहा था आपको, तो 2003 UB313 अलग प्लेनेट मैंने बोल दिया था। डॉर्फ प्लेनेट एक्चुअली 5 हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। एक है सीरीज़ 2003 UB313, पूरा नाम इसका लिख देना, सीरीज़ भी लिख सकते हो वैसे, सीरीज़ हाउमिया मेक एरिस, और 5वां क्या है, प्लूटो। बस कंप्लीट। और इनको हम लोग बोलते हैं डॉर्फ प्लेनेट। प्लेनेट को प्लेनेट कहने के लिए और प्लेनेट की डेफिनेशन खिसक जाना डॉर्फ प्लेनेट के लिए, इनके लिए कंडीशंस क्या होती हैं, मैं तुम लोगों को कुछ 5 से 7 कंडीशन बताऊंगा तमिलनाडु की एनसीईआरटी में, वो आपका कवर हो जाएगा वहाँ से, ठीक। ये प्लेनेट अभी भी है लेकिन प्लेनेट पूरा नहीं है, डेफिनेशन खिसक गई है नीचे, डाउनग्रेड हो गया, डॉर्फ प्लेनेट हो गया, पेनल्टी लग गई है काइंड ऑफ। टीचर कल को स्कूल में, सही बात है मयूर सही कह रहा है, कुछ टीचर सिखाते होंगे गाँव में या फिर जो जानते नहीं होंगे, प्लूटो नष्ट हो गया, हाँ प्लूटो चला गया। एक तो मेरा दोस्त मुझसे कह रहा वो चला गया सोलर सिस्टम को छोड़ के, मैं कब, मुझे तो बता के नहीं गया। अब आ जाते अपने प्यारे ग्रह पर, अर्थ पर, ठीक है, द अर्थ जैसा कि आप जानते हो मरकुरी वीनस अर्थ तीसरा प्लेनेट है सन के पास, 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। ये ना अर्थ जो है ना, आपको अक्सर देखने में ऐसा लगता है, ऐसा आप इसको ऐसा देखते हो अर्थ को, है ना, यही है ना बिल्कुल, लेकिन अर्थ की जो ओरिजिनल पिक्चर है ना वो कुछ ऐसी है। ऊपर से पोल साइड से थोड़ा सा ये फ्लैट है, फ्लैट यहाँ पर, ये मैं जिसको ब्लैक से बना रहा हूँ, ये थोड़ा सा ऐसा फ्लैट है, इसलिए इसकी शेप ना परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है। मैथमेटिकल टर्म्स के अलावा इसकी शेप को एक अलग ही नाम दिया गया है, अलग ही नाम, इसको बोला गया है ये एक ऐसा स्फीयर है
जो कि पोल साइड से, ये है अपना नॉर्थ पोल, ये है अपना साउथ पोल, ये थोड़ा सा फ्लैट है, स्लाइटली फ्लैटेंड है यहाँ से पोल साइड से, इसलिए इसकी शेप को कहा जाता है जियोइड। और जियोइड शेप है, इसका शेप का नाम है, और जियोइड का मतलब भी होता है अर्थ लाइक शेप। अब आप कहोगे हैं ये क्या बात हुई यार? अब ये ऐसी बात है कि जब भी स्फीयर में आप ऊपर से, जैसे मतलब मान लो, मैं इसको कैसे समझाता हूँ स्टूडेंट को, आपने एक आटे की लोई बनाई, परफेक्टली गोल कर दिया उसको, बस उसे अंगूठे की दोनों अपोजिट साइड से हल्का सा प्रेस करके फ्लैटन कर दो। ये जो आपने शेप बनाई ना, कि वो ऊपर से फ्लैटन है हर जगह से, बाकी अच्छा खासा राउंड है, इस शेप को कहा जाता है जियोइड। जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। अर्थ लाइक शेप कैसी है? अर्थ की शेप जियोइड है, जियोइड का मतलब अर्थ लाइक शेप। बस इसमें क्या समझने वाली बात है? तो अर्थ कुछ ऐसा दिखता है, और मतलब आप जानते हो वैसे तो वो अपने एक्सिस पे वो है टिल्टेड, तो अर्थ कुछ ऐसा बनता है, जैसे मतलब मान लो मैं अगर मैं परफेक्ट बनाऊं जिस तरीके से वो टिल्टेड है, ये हल्का सा यहाँ से फ्लैट, ये हल्का सा यहाँ से फ्लैट, और ये कुछ ऐसे इसकी एक्सिस जा रही है, तो ये यहाँ पर इस प्रकार से ये थोड़ा टिल्टेड है ना, कि इसकी नॉर्थ साइड ये होती है, साउथ ये होती है, एक्सिस इसका इमेजिनरी एक्सिस। आपको पता ना, ये चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना सबसे, कि रियल अर्थ में कोई डंडा बीच में से जाते हुए नहीं दिखता है ना, वो एक इमेजिनरी लाइन है एक्सिस इसकी। एक्सिस समझते हो ना, कि अर्थ अपनी इतनी एक्सिस पर जैसे टिल्टेड है, ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, समझते हो ना। तो ये जो लाइन है, ये जो नॉर्थ और साउथ की, जैसे ऐसा कोई डंडा जाता हुआ नहीं दिखता, वरना इंसान इतना नीचे अर्थ का, इस डंडे से भी पता चला कोई टिन, मेटल, कॉपर, लेड, ब्रॉन्ज निकाल लेता। स्फीयर को नॉर्थ और साउथ कहने का तो हमारा एक तरीका है, लेकिन स्फीयर में तो किसी भी दो अपोजिट साइड से चपटा कर दो उनको बस, और फिर वो बन गई नॉर्थ, वो बन गई साउथ। हमें तो लेकिन परफेक्ट पता है ना, कि जैसे ऐसा टिल्टेड है तो हमेशा ऐसे ही घूमता रहता है, ये ऐसे 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 ऐसे, बस ठीक है। उसके बाद साइड में कुछ आगे बढ़ने से पहले फैट, सबसे पहले ऊपर वाली बात कवर करते हैं। बड़े सारे वर्ड्स जो हैं वो दूसरी लैंग्वेज से उठाए गए हैं। ज्योग्राफी जो कि एक इंग्लिश वर्ड है, इसका ओरिजिन ग्रीक से है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का जी का मतलब होता है उसका अर्थ, गी का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग, ठीक है। तो अगर आप जियो वर्ड में लॉजी ऐड कर दो, उसका मतलब होता है जियोलॉजी, स्टडी ऑफ द अर्थ, ज्योमेट्री, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, जियोइड, रिजेंबलिंग द शेप ऑफ द अर्थ। कुछ फैक्ट्स। शुरू से इंसान रात को आसमान को देखकर बहुत ज़्यादा अचंभित रहते हैं। जो लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ को और उनकी मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं, उनको हम लोग एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। याद रखना, एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। एस्ट्रोलॉजर वो होता है जो कि हाथ की रेखाओं की स्टडी करता है ना, कि तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हारे मंगल ग्रह हैं, तुम्हारे ये हैं वो हैं, दीपांकी कुंडली में 9 बीवियाँ लिखी हुई हैं, ऐसी बातें जो करते हैं वो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ठीक है। ये एस्ट्रोनॉमर हैं जो सेलेस्टियल बॉडीज़ की स्टडी करते हैं। आर्यभट्ट एक फेमस एस्ट्रोनॉमर था एशियन इंडिया का। उसका ये कहना था कि जो मून है, जो प्लैनेट्स हैं, वो शाइन इसलिए करते हैं क्योंकि वो सनलाइट की रिफ्लेक्टेड लाइट को यूज़ करते हैं। और वो बोल रहा है कि एस्ट्रोनॉमर्स कुछ ना कुछ आज के टाइम में फाइंड करते ही रहते हैं। अच्छा, आर्यभट्ट के बारे में हम और भी जगह देखेंगे। साइंटिस्ट ऑफ एशियन इंडिया मैंने आपको बताया था, एक टॉपिक मैं कवर करवाऊंगा आपको एशियन इंडिया से। उस टाइम पर आप आर्यभट्ट के बारे में और भी साइंटिस्टों के बारे में एशियन इंडिया से आप सीखोगे। फिलहाल अर्थ की डिस्कशन पे वापस आते हैं। अर्थ के बारे में अच्छी बात यह है कि जो कंडीशंस ज़िंदगी को चलाने के लिए फेवर करती हैं कि जीवन उन पर पॉसिबल हो, वो सिर्फ कंडीशंस पूरे आज तक के नोन प्लैनेट में अर्थ पर फाउंड करी गई है। आने वाली क्लासेस के अंदर मैं थोड़ी सी झलक तुम लोगों को एलियंस की भी बता दूंगा। मैं यूएफओ को रियल स्टडी भी शेयर कर दूंगा, एलियंस की रियल पिक्चर भी दिखा दूंगा मैं तुम्हें, और ये भी बता दूंगा नासा का किस प्रकार से एलियंस के साथ कॉन्टैक्ट है, और लगातार एलियंस अर्थ पर ट्रैवल करते रहते हैं और कुछ ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो एलियन वाली बात झूठ नहीं होती है। बड़े सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं, जैसे हाल ही में एक प्लैनेट हमें मिला है, बिल्कुल सोलर सिस्टम उसका अर्थ की तरह है, बीच में उसके जैसे हमारा एक सन है, एक स्टार है, उधर 4 स्टार हैं, और उधर लाइफ पॉसिबल है। और ये नासा ने बहुत सारे प्लैनेट्स में फाउंड कर लिए है, और एलियंस मतलब बहुत सारी तादाद में अर्थ पर आते हैं। और नासा के पास बहुत सारे यूएफओ भी हैं, ठीक है। और यूएफओ
ग्रेविटेशन को तोड़कर ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में होना जानता है। और एक और बात, यूएफओ अपने आप को अर्थ, उनके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, ऑब्वियसली बात है, जैसे अर्थ पर जो मटेरियल्स मिल रहे हैं तो हमारा एरोप्लेन रॉकेट वगैरह बन जाते हैं, ऐसी वो जिस प्लेनेट से आते हैं उन पर वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि वो अपने आप को गायब भी कर लेते हैं। इनविजिबल मैटर भी होता है यूनिवर्स के अंदर, उससे वो गायब कर लेते हैं अपने आप को, इसलिए यूएफओ बटन दबाकर गायब भी हो जाता है। रियल यूएफओ, रियल एलियंस लाखों की तादाद में होते हैं। अर्थ पर जब हम बात कर रहे हैं तब भी हैं, नासा के कॉन्टैक्ट में होते हैं और बहुत अनगिनत तादाद में होते हैं। इसकी रियल स्टडी की बात मैं करूंगा, जस्ट होल्ड ऑन, कि एलियंस और यूएफओ की स्टडी क्या होती है, ठीक है। और ये रिवील कब होंगे, और ये तुम्हें मैं बताऊंगा, पता है कहाँ पर बताऊंगा या मैं तुम्हें बताऊंगा हड़प्पन सिविलाइजेशन में। जब उनका कॉन्टैक्ट इजिप्शियन सिविलाइजेशन से होगा ना, तो इजिप्ट के अंदर जो किंग्स थे ना, फेरोस, PHAROS, उधर के राजा को फेरोस बोलते थे। फेरोस का BCE के टाइम पर जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का इजिप्शियन के साथ वो कॉन्टैक्ट था, उधर के पिरामिड्स पर, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तमिलनाडु के NCERT से, यूएफओ के ट्रेसेस थे। और इजिप्ट में, आज से नहीं, इजिप्ट में फेरोस के टाइम से एलियंस विजिट करने आते हैं अर्थ पे, ठीक है। और इजिप्ट का जो परिवार था, इन लोगों का जो जैसे आप लोगों ने 11th क्लास जो CBSE से होंगे तो आपने एक चैप्टर कर रखा होगा, डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। उसमें कुछ राजास के नाम थे, ट्यूटनखामुन, एखेनाटन 3, एखेनाटन 4, ठीक है। ये सारे के सारे जो ममीज़ का कंसेप्ट है, मैं तुम्हें ममी बनाना भी सिखाऊंगा कि ममीज़ कैसे बनती हैं, ठीक है, कैसे बॉडी में तुम एक बॉडी को प्रिजर्व करके रख सकते हो। और उस टाइम पर मैं पढ़ाऊंगा कि उनके पिरामिड्स के अंदर एलियंस के ट्रेसेस हैं, और आज बताऊंगा कि आज के टाइम में एलियंस के ट्रेसेस कहाँ देखने को मिलते हैं। अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, इसलिए मतलब यहाँ पर ये कंडीशन है। यहाँ पर मतलब अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना कि क्यों अर्थ के पास फेवरेबल कंडीशन है जीने के लिए, तो अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। पानी है, हवा है, जो कि एसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए। ऐसी एयर है जिसपे लाइफ सपोर्टिंग गैसेज हैं लाइक ऑक्सीजन। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस मिलती है अर्थ पे? वेरी गुड, वेरी गुड। फिर ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितने %? ऑक्सीजन कितने? और 1% क्या? अदर गैसेस। हाँ हाँ। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स अर्थ इज यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। आउटर स्पेस से देखा जाए तो अर्थ में ब्लू दिखता है क्योंकि उसका 2/3 जो सरफेस है वो पानी से कवर्ड है, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट भी बोला जाता है। छोटी बच्चों वाली बातें। अच्छा, अब ये देखो, एक फैक्ट देखो, जो रोशनी होती है ना, लाइट, उसकी ट्रैवलिंग स्पीड होती है, यानी कि मतलब मान लो मैंने लाइट फेंकी, ध्यान से सुना है, कितना बढ़िया फैक्ट है ये तमिलनाडु में मैं और डिकोड करके बताऊंगा। लाइट ट्रैवल करती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। यानी कि जैसे आपने कमरे की ट्यूबलाइट ऑन करी तो उसमें से जब लाइट ट्रैवल करना एक स्पीड पे तो आती होगी ना, हमारी आंखों को एकदम से जलती हुई दिख रही है तो क्या हो गया, लाइट लेकिन ट्रैवल करती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। इतनी स्पीड होने के बावजूद भी सूरज की किरण को अर्थ तक पहुंचने के लिए 8 मिनट लगते हैं। ये फैक्ट को पता कैसे समझा जा सकता है इजी तरीके से? सुबह हुई, आपके रूम में ऐसा मान लो जो पहली किरण आ रही है सूरज की, पहली किरण जैसे ही वो आपके रूम तक पहुंची होगी ना, उसे 8 मिनट का समय लगता है और बैक टू बैक रिचार्ज होते हुए आ रही है, इसलिए लगातार उसका फ्लो बना रहता है। यानी कि 8 मिनट, फिर पीछे से फिर से 8 मिनट, पीछे से 8 मिनट, 8 मिनट, 8 मिनट, वो लगातार लाइट ट्रैवल करती हुई चली आ रही है ना, इसलिए वो रिदम टूटता नहीं है कभी। और डिटेल में इस फैक्ट को समझाऊंगा तमिलनाडु के NCERT में, वहाँ पर और अच्छे से दे रखा है। उसके बाद द मून, चंदा मामा। अब मयूर, यहाँ से आपका फैक्ट क्लियर होगा कि मून की हमें दूसरी साइड क्यों नहीं दिखती है, ठीक है। ध्यान से सुनना, हमारा जो अर्थ है, हमारे अर्थ के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है। जैसे जुपिटर के पास हमने देखा 79 सैटेलाइट्स हैं, सेटर्न के पास 82 है आई थिंक, है ना, सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो इतनी सैटेलाइट है, लेकिन अर्थ के पास एक ही है। मून का, जिसका नाम है मून, मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के 1/4 जितना है, ओनली 1/4 डेट ऑफ द अर्थ, यानी कि
अगर अर्थ इतना बड़ा है तो उसका सिर्फ 1/4 हिस्सा है मून, इतना शेप, मतलब 1/4 हिस्सा नहीं, थोड़ी 1/4 जितना बड़ा पार्ट है मून, तो मतलब छोटा है उससे। लेकिन इतना बड़ा फिर भी क्यों दिखता है? क्योंकि वो दूसरे प्लैनेट्स की कंपैरिजन में या फिर दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज के कंपैरिजन में अर्थ के काफ़ी ज़्यादा पास है, सबसे ज़्यादा नज़दीक चीज़ है। ठीक है, सन कितनी दूर था अर्थ से? 150 मिलियन किलोमीटर। मून कितनी दूर है? 3,84,400 किलोमीटर। तो आप वो कह रहे हैं कि आप डिस्टेंस कंपेयर कर सकते हो कि सूरज चाचो कितनी दूर और चंदा मामा कितनी दूर। अच्छा, मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, यानी कि ऐसे इसको समझो, सूरज के इर्द गिर्द अर्थ को चक्कर लगाने के लिए, पहले अर्थ बना देते हैं, सूरज के इर्द गिर्द अर्थ को चक्कर लगाने के लिए कितने दिनों का समय लगता है? कितने दिनों का? 365 डेज। सूरज के चक्कर अर्थ लगाता है, अर्थ के चक्कर कौन लगाता है? मून। मून को अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के लिए कितने दिनों का समय लगता है? ये कह रहा है 27 दिन, यानी कि मून कंप्लीट्स इट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 27 डेज। ये वाली बात बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि वो पढ़ते नहीं है। मून का एक रेवोल्यूशन अर्थ के इर्द गिर्द होता है 27 दिनों का। ठीक है, 27 दिनों का। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा टिपिकल है ये चीज़, लेकिन ध्यान से सुनना, एक ही बारी में समझ में आ जाएगा। जितना टाइम इसे अर्थ के, पहले अर्थ यहाँ पर, अब सिर्फ उसकी बात करेंगे, स्पेसिफिक अर्थ की और मून की। ये है अर्थ, एक सेकेंड, ये है अर्थ, और इसको मान लेते हैं हम मून, और ये चक्कर लगा रहा है अर्थ के इर्द गिर्द। अब सिर्फ इतनी स्पेसिफिक बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन लगा के। ये है हमारा मून। ठीक है, मून को अर्थ के इर्द गिर्द यानी कि रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगता है? 27 दिन, 27 डेज। इतना ही टाइम इसे लगता है रोटेशन के लिए अपने एक्सिस पे, यानी कि जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कितने दिनों में करता है? 24 घंटों में। रेवोल्यूशन लेकिन कितने दिनों में करता है? 365 डेज में। मून रेवोल्यूशन भी 27 दिन में करता है और रिवॉल्यूशन भी 27 दिन में करता है। अब आप इमेजिन, एक सेकेंड, अब आप इमेजिन करके देखो, तुम जो अपने, मतलब जैसे जो चक्कर काटे जा रहा है अपनी पोजीशन पे खड़ा होकर, और वो तुम्हारे भी इर्द गिर्द चक्कर काटे जा रहा है, जितना टाइम उसे अपने इर्द गिर्द चक्कर काटने में लग रहा है उतना ही तुम्हारे इर्द गिर्द चक्कर काटने में लग रहा है, तो तुम उसे एक ही जगह से तो देख पाओगे हमेशा एक ही जगह से तो देख पाओगे। और उसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन सिंपल बता देता हूं। तुम कहोगे ऐसे कैसे? भैया तुम भी तो चक्कर काट रहे हो, तुम्हारी भी तो स्पिनिंग होती है 24 आवर्स में। इसलिए अर्थ से हमेशा मून की सिर्फ एक ही साइड विजिबल होती है। इसको फिर से ध्यान से सुनना, रिकॉर्डिंग से 2-3 बार सुनोगे तो डिकोड हो जाएगा। जितना टाइम इसे अर्थ के इर्द गिर्द घूमने में लगता है, इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, यानी कि रोटेशन करने में भी उतने टाइम लगता है 27 दिनों का। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। चाइना पागल थोड़ी ना कि चंगई 4 का मिशन भेजा था डार्कर साइड देखने के लिए मून की।
एक ही साइड दिखती है। क्यों दिखती है? रेवोल्यूशन और रोटेशन ना मून का सेम है व्हेन इट कम्स टू अर्थ। अपने एक्सेस पे भी 27 दिनों का समय लगाता है, अर्थ के इर्द गिर्द घूमने का भी समय 27 दिनों का लगाता है, तो इसलिए एक ही साइड दिखती है हमें। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला पर्सन था मून की जमीन पर कदम रखने वाला। 20 जुलाई 1969 को इसने करा था। ठीक है, फिर मैंने आपको दो चीज़ें तो समझाई दी हैं। मून अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जो कि प्लैनेट्स के इर्द गिर्द मूव करती है, जिस वे में प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द मूव करते हैं। ये होती है नेचुरल सैटेलाइट्स। मतलब सैटेलाइट को हम लोग पूरा बोलना चाहिए नेचुरल सैटेलाइट। अब दूसरी प्रकार की सैटेलाइट होती हैं जिनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ह्यूमन मेड सैटेलाइट या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट या ह्यूमन मेड सैटेलाइट एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है। इसको साइंटिस्ट डिज़ाइन करते हैं यूनिवर्स से इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए या फिर कम्युनिकेशन के लिए, इंटरनेट वगैरह एक्सेट्रा। ये रॉकेट से जाती है और अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस कर दी जाती है। ठीक है, या किसी भी प्लैनेट के बारे में जैसे स्टडी करने में। अभी एक रिसेंटली मूवी आई थी मंगलयान, आप लोगों ने देखी हो कि अक्षय कुमार वगैरह की, तो आपने पूरा उसको देख सकते हो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए। तो कुछ इंडियन सैटेलाइट्स जो कि अभी तक स्पेस में भेजी गई हैं, डेटा इनसेट, IRS एंड एडिसेट। ठीक है, मून के पास फेवरेबल कंडीशंस नहीं है लाइफ के लिए। अच्छा, ये तो चलो ठीक है, ये तो हमें पता है, ऑब्वियस बात है, एस्ट्रोनॉट्स वरना वहाँ पर सूट वूट पहन कर क्यों जा रहे हैं पूरा प्रॉपर। अब चांद कितना सुंदर है, लेकिन चांद की तौहीन करने में एक वर्ड यूज़ करा जाता है, क्या कहते हैं? चांद पर भी क्या है? दाग है ना। इसका मतलब गुरूर किसी को नहीं करना चाहिए अपने आप पे। एक कमी तो रहती है किसी ना किसी चीज़ में, इतनी खूबसूरत चीज़ में भी दाग है। अगर तुमसे ये सवाल है ना, तुम पढ़े लिखे लोग हो, तुम IAS वाली कैटेगरी के लोग हो, तो अगर तुम बोलो, तुम बेइज्जती करना सबकी कि तेरे को पता है इधर कि चांद पे दाग क्यों है, तो तुम उसे बताना चांद पर ना बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत सारे प्लेन्स हैं और बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं। तो ये बड़े बड़े पहाड़ और खड्डे वगैरह क्या होते हैं कि बड़ी बड़ी ना शेडोज़ बनाते हैं, काली काली। ऑब्वियस बात है, शेडो काली होती है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, शेडोज़ बनाते हैं मून के सरफेस पे। ये सारी चीज़ें, पहाड़, प्लेन्स और डिप्रेशंस शेडो कास्ट करते हैं मून के सरफेस पे, इसलिए हमें दिखता है कि चांद में भी दाग है। ठीक है, हाँ, मतलब वो जिस चीज़ के शेडो, एक बार बता ना, इतना जगमगाता डायमंड जैसी एक चीज़ है, उस पर किसी भी चीज़ की शेडो पड़ रही है तो वो चीज़ तो छुप ही जाएगी ना। जो चीज़ छुप गई तो दाग, हम क्यों कहते हैं चेहरे पे दाग क्यों दिखते हैं? आप बहुत गोरे हो मान लो, ठीक है, आपके हल्के फुल्के मोल्स हैं, या अगर आपके कोई तिल है तो वो अलग से चमकेगा ना, तो वो दिख रहा है कि आउट ऑफ एंटायर ये सुंदर से गोरे से चेहरे पर एक ये तिल या मसा या मस्का या कुछ ऐसा मोल है, इस चेहरे पे मोल्स हैं या ये है वो है, तब जाके वो दाग है ना, ये चीज़ है। एंड दाग इज़ नॉट समथिंग लाइक किसी की तौहीन करने वाली चीज़ थोड़ी ना, वो तो कहने का तरीका होता है। आप किसी के चेहरे पे तिल देखो, कितना प्यारा लगता है। अब मैं एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ कि रॉकेट लॉन्चिंग की मदद से सैटेलाइट कैसे फेंकी जाती है। ये जैसे रॉकेट गया ऊपर, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, उसके अंदर से सैटेलाइट की छतरी निकलती है और फिर वो उस ऑर्बिट में छोड़ दी जाती है जो कि घूमती रहती है। चलो इसको रियल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले रॉकेट स्टेशन पे रॉकेट लॉन्च के लिए रेडी, उसके बाद रॉकेट हुआ लॉन्च, अर्थ से वो बाहर निकला, उसके बाद उसके धीरे धीरे करके सिस्टम के अंदर, जो कि अर्थ पे बैठे हुए लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसके पार्ट्स होना शुरू हुए अलग। पार्ट्स अलग होने के बाद अंदर से जो बेकार पार्ट्स है वो अलग हो गए। उसके अंदर से इस प्रकार की निकली ये एक डिश एंटीना छतरी टाइप एक बक्सा निकला, जिसने फिर अपने ये पंख खोले और अर्थ का एक प्री डिफाइंड ऑर्बिट होता है, वहाँ पर जाकर बस वो फैल गई। और उसके बाद जिस भी पर्पज़ के लिए उसे भेजा गया था, वो कम्युनिकेशन के लिए थी, 5G 4G की टेक्नोलॉजी के लिए थी, इंटरनेट के लिए थी, या किसी भी पर्पज़ के लिए थी, बस वो अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर काटती रहती है। बस ऐसे सैटेलाइट्स को भेजा जाता है। मैंने आपको पूरा प्रोसीजर रियल फोटोज से दिखा दिया।
यही ये चीज़ बोरिंग तरीके से आपको यहाँ पर दिखा रहा था, ठीक है। रॉकेट गया, पार्ट्स अलग हुए, फिर ये चक्कर लगाता रहता है अर्थ के ये सैटेलाइट। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स, बड़ी सारी छोटी छोटी जो बॉडीज़ होती है जो कि सन के इर्द गिर्द मूव करती हैं। याद रखना वो स्टार नहीं होने चाहिए, प्लैनेट नहीं होनी चाहिए, सैटेलाइट नहीं होनी चाहिए। ऐसी बॉडीज़ को हम लोग कहते हैं एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स जनरली हमें हर जगह नहीं मिलती हैं, उनका एक बेल्ट होता है, प्री डिफाइंड चीज़ होती है उनकी, मार्स और जुपिटर के बीच में हमें देखने को मिलती है। यानी कि वो संगम रेखा लक्ष्मण रेखा कह सकते हो आप उसे, जहाँ पर रॉकी प्लैनेट ख़त्म, गैशियस प्लैनेट शुरू। सारी कहानी मैंने बोला था जुपिटर के इर्द गिर्द ही स्टार्ट होती है, जुपिटर से पहले। तो यहाँ पर अच्छा, अब होता क्या है, सवाल ये उठता है यहाँ पर यार गैस भी तो हो सकती थी, यहाँ पर होने को गैस भी तो हो सकती थी। इधर कोई गैस की लेयर होती, सैटर्न जैसी कोई रिंग ही बन जाती, लेकिन ये छोटे छोटे पत्थर क्यों घूम रहे हैं यहाँ पर? और कमाल की बात बताऊँ, कुछ कुछ एस्टेरॉइड्स तो यार ऐसे मिल गए हैं साइंटिस्टों को, वो इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें, हिमालय जैसे पहाड़ हैं जो कि पूरी पूरी गोल्ड से बन रखी हैं, और उसे साइंटिस्ट एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे उसके टुकड़े काट काट के अर्थ तक लेकर आओ, गोल्ड की समस्या खत्म। पूरी पूरी गोल्ड की चट्टानें हैं, वो हिमालय जितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, कुछ कुछ ऐसे मिल रखे हैं जो एस्टेरॉइड बेल्ट में घूम रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्यूरियोसिटी को पहले साइड करते हैं, सवाल ये उठता है कि ये बेल्ट जो है ये रॉकी बेल्ट है, यानी कि छोटे छोटे यहाँ पर पत्थर कंकड़ मतलब घूम रहे हैं। अब पत्थर कंकड़ कहना मतलब ऐसा मैं समझ रहा है, छोटी छोटी गिट्टियाँ हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, हिमालय जितने बड़े, ठीक है। और कुछ कुछ बड़े बड़े चट्टाने टाइप, कुछ कुछ मतलब क्या कहते हैं बोल्डर्स वगैरह बड़े बड़े घूम रहे, मतलब कुल मिलाकर रॉक्स, पत्थर, गिट्टियाँ वगैरह ये सब धूल वूल घूम रही है। गैस क्यों नहीं है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ इंसान मिस कर गया। जब बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ यहाँ पर, जो कि बिग बैंग थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है, यहाँ पर ये रॉकी बेल्ट का होना इस चीज़ की तरफ संकेत करता है हमें कि यहाँ पर एक प्लेनेट हुआ करता था, और मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स के बाद एक 5वां रॉकी प्लेनेट था यहाँ पर। जैसे इंसान मिस कर गए, वो एक्सप्लोजन हुआ, ब्लास्ट होके भड़ाम करके फट गया। और मैं तुम्हें ये भी पढ़ाऊंगा, सन कुछ सालों में ब्लास्ट होने वाला है, और वो प्लूटो के बाद जो कुछ और इक्के दुक्के जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, मतलब थोड़े वहाँ तक उसका ब्लास्ट, मतलब जो उसकी जो सोलर फ्लेयर्स है वहाँ तक ट्रैवल करेंगी, और वो ब्लास्ट सबको खा जाएगा। मतलब ये एक साथ सबको निकल जाएगा सन, सबको। और ये होने वाला है, ये मैं पढ़ाऊँगा। और कब होने वाला है, ये मतलब कितने ड्यूरेशन में ये पॉसिबिलिटी ये होगा, और ये होगा क्या नहीं होगा, ये है कि ये 1001% होगा, क्योंकि इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस हैं, ठीक है। वो है तो एक गैस ही ना, मतलब वो मतलब चमक रहा है, कब तक चमकेगा? कोई चीज़ आप कोयले लगा के रख गए, कब तक जलता रहेगा वो बताओ? बस सन की पीछे बस जब तक क्षमता है वो तभी तक जल रहा है, बस। ये रोशनी खत्म, और रोशनी खत्म ऐसी ही तो नहीं हुई कि अंदर वो हीट उसके बढ़ती जा रही है। ब्लास्ट करके धड़ाम करके बोलेगा और सब कुछ गायब एक ही बार में। साइंटिस्ट का ये व्यू है कि ये जो एस्टेरॉइड्स हैं दे आर पार्ट ऑफ अ प्लेनेट जो कि बहुत साल पहले एक्सप्लोड हो गया। फिर है उसके बाद मीटियोराइड्स। मीटियोर्स और मीटियोराइड्स के बीच में फ़र्क बताऊंगा। मीटियोराइड्स क्या होते हैं? स्मॉल पीसेस होते हैं रॉक के, जो कि सन के इर्द गिर्द मूव करते हैं। कभी कभार बड़े बड़े मीटियोराइड्स अर्थ के पास आ जाते हैं और वो अर्थ पे गिर रहे होते हैं जस्ट, लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है, एयर में जो फ्रिक्शन होती है उसकी वजह से वो छोटे छोटे कंकड़ों पत्थरों में बिखर जाते हैं, और अर्थ पे एंटर होने के साथ ही एटमॉस्फेयर के साथ फ्रिक्शन होने की वजह से दे गेट हीटेड अप एंड बर्न, तो वो पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ कुछ गिर भी जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र के अंदर जो लोनार लेक बनी है वो ऐसे एक पत्थर आके वहाँ पर गिरा था, ठीक है, उसकी वजह से बनी है। लेट मी शो यू। और ये मैं पढ़ाऊँगा ऐसे अर्थ पर और क्या क्या चीज़ें हैं और इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं। लोनार लेक, ये एक बड़ा सा मीटियोर यहाँ पर गिरा था। और ये भी पढ़ाऊँगा, ये वैसे तो करंट अफेयर का पार्ट है कि इसका पानी यहाँ से आगे होता जा रहा है, करंट अफेयर में अक्सर आता है, लेकिन वो बेकार बातें हैं, छोड़ो। ये बहुत बड़ी एक ये लेक बन गई है
लूनार लेक पर एक बड़ा सा मीटियोर गिरा था। बड़े सारे सालों की बारिशों में होते 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 ये एक तरीके से आप ऐसा मान लो, लेमन लैंग्वेज के अंदर बोलो, ये गड्ढा फिल हो गया और लेक एक स्टिल वाटर होता है, बस इसका नाम हो गया लोनार लेक। कहाँ पर है ये अवेलेबल अगर आपको ये आए? लोनार लेक इज़ लोकेटेड इन, यहाँ पर देखो, महाराष्ट्र। और ये एक नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, ठीक है। और लोनार लेक वॉज क्रिएटेड बाय अ मीटियोराइट कोलिजन इम्पैक्ट ड्यूरिंग प्लीस्टोसीन एपिक, काफ़ी पुराना मतलब, ठीक है। बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पर लोकेटेड है ये। बस एक बात और, इस प्रकार के जो गड्ढे बनते हैं ये, इनको हम लोग क्रेटर भी कहते हैं, क्रेटर, ठीक है। क्रेटर बता देता हूँ, इसको कहते हैं हम लोग CRATER, यहाँ पर लिख देता हूँ क्रेटर। तो इस लेक को आप क्रेटर लेक भी कह सकते हो, ठीक है। लोनार लेक, लोनार महाराष्ट्र के अंदर। आगे, हाँ, तो क्या होता है कि जैसे ये हीटअप होता है ना, हीटअप होता है तो एक फ्लैश ऑफ लाइट मतलब वो पीछे से रिलीज करता है। अब क्या होता है, कभी कभार एक मीटियोर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न्ड फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो। और ये क्या पढ़ा दिया मैंने, पहले से पढ़ा तो दिया, लूनार लेक ऐसी बनी है, हॉलो मतलब एक वो गड्ढा पैदा कर देता है। अब कभी कभार आपको ये वो बोल, अब तो ये नॉर्मल सी बात है, एक वाइटिश ब्रॉडबैंड जो आपको वाइट ग्लोइंग पाथ की तरह लगती है कि जैसे किसी ने स्प्रे कर दिया आसमान के अंदर, ये क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स का एक संगम है जिसको हम लोग बोलते हैं, हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। हमारा सोलर सिस्टम इसी गैलेक्सी का पार्ट है। एंशिएंट इंडिया के अंदर ऐसा लोग सोचते थे कि ये एक जैसे रिवर धरती पे होती हैं वैसी लाइट की रिवर ना आसमान में बहती है, इसलिए इसको पहले के टाइम पे आकाशगंगा बोला जाता था। फिर गैलेक्सी का मतलब होता है अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इस प्रकार की हमारी यूनिवर्स के अंदर है, और डिफ़िकल्ट है इसलिए यूनिवर्स को इमेजिन करना कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। एक बात मैं और बता दूं आपको, यूनिवर्स डेली हर एक सेकंड हर एक मिनट एक्सपेंड हो रहा है और यूनिवर्स का साइज़ बढ़ता ही चल रहा है, क्योंकि जो शुरू में एक एटम का जो एक्सप्लोजन हुआ था ना, वो धमाका इतना बड़ा था, इतना ज़्यादा बड़ा था कि उसकी वजह से फैलता चला जा रहा है, ठीक है। और हम यूनिवर्स का साइज इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने आप को कैसा सोच सकते हो, बहुत बड़ा यूनिवर्स, उसके अंदर हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी, बड़े सारे सोलर सिस्टम, उसमें हमारा, उसके सोलर सिस्टम के अंदर हमारा प्लेनेट अर्थ, और यहाँ पर ये शैली और अंकिता, ठीक है। कुछ भी छोड़ा तो नहीं है मैंने इसके अंदर, एक बार ही देख लूँ बस। साइड की सारी चीज़ें हो गई, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी करवा दिया, ये भी। एक मिनट, ये बताना ज़रा, द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, all planets move around the sun in which path? Elongated. Pole star indicate the direction to the asteroids are found between the orbits of a group of dash forming various patterns is called a dash. Group of stars forming various patterns are called as constellation. A huge system of stars is called galaxy. Dash is the closest celestial body to our earth. ये बताओ जरा, है सन है क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी, क्या है बताओ? Dash is the third nearest planet to the sun. Planets do not have their own
बस। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। गुड नाइट।